के 2011 के सेंसस के हिसाब से, और जो 23 में आया था उसमें लिखा था कि लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। तो ये आपसे यूपीएससी में पूछ सकते हैं, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑपोजिशन ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट था, ठीक है, ओवर द फेयरनेस रिप्रेजेंटेशन इन द इम्बैलेंस एंड द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब उस पर हम बात कर ले इसके की फीचर्स की। तो अब इस बिल के की फीचर्स में क्या इंक्लूडेड है कि इसमें इट लिंक डिलिमिटेशन विद द वुमेन रिजर्वेशन। जो हमने अभी कहा कि भाई ये जो बिल डिफीट हुआ है उसमें कारण क्या था कि उसमें डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन दोनों को ही जो है वो लिंक कर दिया गया है, ठीक है। मतलब डिलिमिटेशन का विरोध करना मतलब लोगों को क्या लगेगा कि आप महिला रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। अब इस बिल में अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। और इसका मकसद क्या है कि 2019 के जनरल इलेक्शन में हम विमेन को रिजर्वेशन दे पाए। इट रिक्वायर्ड द स्पेशल 2/3 मेजोरिटी। अब ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, जो कि इसको नहीं मिल पाई, ठीक है। वो चीज था, ठीक है। अब इसमें हम अभी अगले ये आर्टिकल के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव, स्पेशल एंड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देन इट इंक्लूडेड एक्सटेंशन ऑफ द रिजर्वेशन इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अभी ये यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी था। सो ये चीज आपको देखने को मिलती है। द नेक्स्ट इज इसका अब इम्प्लीकेशन क्या होगा। इसका इम्प्लीकेशन हम बात कर ले तो बेसिकली डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। ऑब्वियसली जब हम 2023 में बिल आया था तो वो ऑब्वियसली डिलिमिटेशन की एक्साइज और सेंसस होने के बाद तो वो 2034 में ही हो पाता, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको 2029 से ही लागू करना चाहती है। अब ये फेल हो गए तो वो 2029 से लागू नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा सेंटर और अपोजिशन के बीच में, ठीक है। विमेन रिजर्वेशन का मुद्दा बनेगा इलेक्शन के समय। कंटिन्यू डिबेट ऑन पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो कंटिन्यू हम देख रहे हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के बीच में देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। फ्यूचर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, फेडरल बैलेंस के बारे में ये एक इम्प्लीकेशन इसमें आएंगे कि क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, फेडरल बैलेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें हम कुछ प्रोज की बात करें तो बेसिकली प्रोज में क्या होगा कि इट कुड एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन में अब अगर ये बिल पास होता तो फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता पॉपुलेशन को। विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो स्ट्रेंथन होती, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल जो है वो अलाइन होता डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये चीज प्रोज होते बिल के साथ अगर पास होता तो। अब दिक्कत कौन क्या है? सदर्न स्टेट्स फियर ऑफ लूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन की भाई प्रोपोर्शनेट भी अगर हम बात करें, जो होम मिनिस्टर ने कहा था कि प्रोपोर्शनेट तो वैसे भी रहेगा, ठीक है। तो पहले से उनका प्रोपोर्शन कम था, तो उस तरह से उनको उसका दिक्कत है कि भाई लूज हो सकता है उनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और 2011 के बेसिस पे अगर आप करते हो तो वो आउटडेटेड हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ से भी ये भी 15-16 साल आगे हम आ चुके हैं, तो इतना पीछे जाके उसको करने का सेंस नहीं बनता, ठीक है। और इतनी जल्दी क्या है कि आप अभी करें, वो 2034 से भी फिर हो सकता है। लिंकिंग विद वुमेन रिजर्वेशन सीलेस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी देखी जा रही है, ठीक है। then may disturb the federal balance also, federal balance again with the north and between north and south, clear है। चलिए, so the next is MCQ। अब इधर हम देखते हैं बड़ा डिफरेंस बिटवीन मेजोरिटीज, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में बेसिकली अंडर आर्टिकल 360, खासकर 368, आर्टिकल 368 के अंदर आपको एज सच सिंपल मेजोरिटी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंदर सिंपल मेजोरिटी नहीं आती। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? बेसिकली सिंपल मेजोरिटी मतलब कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका हाफ प्लस वन, ठीक है। प्रेजेंट फॉर एग्जांपल अगर 150 लोग भी प्रेजेंट हैं तो 150/2 मतलब 75+1। अगर 76 लोगों ने अगर उसमें एक तरफ वोट कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद आती है सेकेंड इज इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या होता है कि नहीं, इफेक्टिव के पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब कि भाई टोटल जितनी सीट है, फॉर एग्जांपल 543, तो 543 डिवाइडेड बाय 2+1, ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। देन इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी अगर आपको स्पीकर को, डेप्टी स्पीकर को, चेयरमैन इनको अगर हटाना है तो वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है।
अब इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब कुछ नहीं है, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अगर समझ लीजिए जैसे 543 सीट्स में जो सीट्स अगर वैकेंट है, अब वैकेंट किसी की डेथ की वजह से हो सकता है, ठीक है, किसी ने रिजाइन कर दिया हो सकता है, तो 543 में अगर हम समझ लें 10 सीट्स वैकेंट है तो 533 डिवाइडेड बाय 2+1, तो ये आपका हो गया इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट इज स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में भी हम बात कर लें तो आपको इसमें स्पेशल मेजोरिटी में 3 टाइप्स की स्पेशल मेजोरिटी देखने को मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मोस्टली पहली वाली देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी में हम बात करें तो 3 टाइप की जो मेजोरिटी हमको देखने को मिलेगी, 3 टाइप की उसमें, तो देखिए ये स्पेशल मेजोरिटी हो गई। अब स्पेशल मेजोरिटी में पहली टाइप जो हो गई उसमें क्या होगा कि आपका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एक तो आपका जैसे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और दूसरा क्या हो गया एंड है, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए साथ ही साथ। और दूसरा आपका होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला, एब्सोल्यूट मतलब कि जितनी भी सीट्स हैं उसका हाफ, जैसे कि 543 है उसका हाफ +1, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब वो स्पेशल मेजोरिटी होगी, ये इसका टाइप 1 हो गया, ठीक है। मतलब कि 543 मतलब 273 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल वहां पे अगर 273 तो चाहिए ही चाहिए लेकिन मान लीजिए अगर वहां पे मौजूद 543 के 543 मेंबर हैं, ठीक है, तो 543 का वहां पे आपको 2/3 चाहिए फिर, ठीक है, उसको तो दोनों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये आ गया आपका टाइप, ये बेसिकली टाइप 1 हो गया किसका, स्पेशल मेजोरिटी का। अब हो गया टाइप 2। अब हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी क्या हो जाएगा, जो हमने अभी बात की थी टाइप 1 की, सेम टू सेम टाइप 1 रहेगा, उसमें एक एडिशनल कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टेट्स का हामी भरना, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स मतलब अगर 28 स्टेट्स हैं तो उसमें से 14 स्टेट्स जो हैं, 14 स्टेट्स अगर सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अगर आपका वोट कर रहे हैं तो वो स्पेशल मेजोरिटी में आएगा, उसका टाइप 2 वर्जन है। अब ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पे स्टेट्स का रोल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड, जहां पे स्टेट्स का रोल है, शेड्यूल 7 से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज आएगी। देन टाइप 3 कौन सी हो गई, टाइप 3 बेसिकली वो हो गई जहां पे आपको मोस्टली टाइप 3 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जहां पे आपको टोटल जो मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी का 2/3, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, तो टाइप 3 की हम बात करें तो वहां पे 543 टोटल एब्सोल्यूट मेजोरिटी का 2/3, ठीक है, 543 इंटू 2/3, तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए 543 को। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या था, 543 का सिर्फ हाफ था, लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी में थर्ड टाइप है उसका, ये होता है 2/3 ऑफ द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। इसमें ये कब यूज होती है, ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में यूज होती है, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड टाइप है स्पेशल मेजोरिटी की, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी में पूछ सकती है, ठीक है। चलिए नाउ इसमें हम आगे बढ़े तो इसमें एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शंस की हम बात करें, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिक्वायर अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में सिंपल मेजोरिटी नहीं होती, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। द बिल एम टू लिंक किया गया डिलिमिटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन को, सही बात है, 2011 के सेंसस बिल्कुल सही, सो 2 and 3 इज द राइट आंसर। मेंस के क्वेश्चन की हम बात करें तो इट डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डिलिमिटेशन इन इंडिया, ठीक है, डिलिमिटेशन से जो भी चैलेंजेस है वो लिंक करते देखने को मिल रहे हैं। हाउ डज लिंकिंग इट विद वुमेन्स रिजर्वेशन इम्पैक्ट फेडरलिज्म एंड रिप्रेजेंटेशन, तो ये दोनों आपस में किस तरीके से लिंक्ड है और फेडरलिज्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन का और डिलिमिटेशन का दोनों। तो ये आप क्वेश्चन लिख के लाएंगे और टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे, जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट वार्न्स द स्टेट्स ऑन इलीगल माइनिंग इन चंबल सेंचुरी। तो बेसिकली हम बात कर ले, चंबल सेंचुरी में आपको इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो घड़ियाल है मोस्टली, ठीक है। चंबल सेंचुरी आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। सीरियस कंसर्न ओवर इलीगल माइनिंग इन चंबल रिवर सेंचुरी, इट इज कवरिंग द पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन है आपका यूपीएससी से रिलेटेड, कि चंबल सेंचुरी जो है वो आपको 3 स्टेट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स का एरिया कवर करती है, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या बोला, कंटिन्यूड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वुड लीड टू इकोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है अगर आप इलीगल कंटिन्यूस माइनिंग कर रखोगे, खासकर एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब याद रखिएगा कि घड़ियाल जो है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो है, टर्टल जो है, वो किस में आती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज का उसमें खतरा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इलीगल माइनिंग का। Now, illegal mining has been caused riverbed destruction, habitat loss, biodiversity decline, ये सब चीजें आपको उसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें इसके की फीचर्स की। तो की फीचर्स मोस्टली इलीगल सैंड माइनिंग इन सेंचुरी, क्या फीचर्स क्या हो रहा है आर्टिकल में जो दिया है, इलीगल सैंड माइनिंग देखने को मिल रहा है, 3 स्टेट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज खासकर घड़ियाल जो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो शिफ्ट हो रही है मोस्टली चंबल से यमुना की तरफ, यमुना की तरफ वो शिफ्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पर्याप्त चीजें वहां नहीं मिल रही हैं और वो इलीगल माइनिंग हो रही है वहां पे, इस वजह से, ठीक है। चलिए उस पर हम बात कर लें, ये चीज देखने को मिलता है। इम्प्लीकेशन की बात कर ले तो सीवियर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है इन द रिवर इको सिस्टम, विच लीड्स टू थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब इसका प्रो क्या होगा, इसका ये होगा जुडिशियल इंटरवेंशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी। अब चंबल वहाँ रीजन में जो भी लीगल माइनिंग हो रही है, टॉपिक सामने आने के बाद वहाँ पे हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी मेजर हो, प्रोटेक्शन रखा जाए एनवायरनमेंट को लेके, माइनिंग जो है वो कम हो, अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। देन एनफोर्सेबल, दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप देखते हैं कि नेक्सस है, करप्शन है, भाई इलीगल माइनिंग हो रही है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वहाँ के अधिकारियों को पता नहीं होगा, सब पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्सस आपको देखने को मिलता है। तो अभी आप अगर ये चीज़ उजागर भी हो गई, अवेयरनेस आ भी गई, तो उसका क्या इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा, ठीक है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड देखने को मिलेगी अगर माइनिंग नहीं होगी तो, ठीक है, कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब चंबल रिवर के ऊपर हम बात कर लें, सेंचुरी के ऊपर, तो ये 3 स्टेट्स में सही बात है, घड़ियाल और वो डॉल्फिन की हैबिटेट है, सही बात है। लीगल माइनिंग हैज नो इम्पैक्ट, गलत बात, 1 and 2 इज करेक्ट। मेंस क्वेश्चन की हम बात करें, डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस चैलेंज पोज्ड बाय इलीगल सैंड माइनिंग इन इंडिया, ठीक है। इलीगल सैंड माइनिंग आपको देखने को मिलती है, सजेस्ट मेजर्स टू एंश्योर सस्टेनेबल रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। सस्टेनेबल किस तरीके से, तो इस इलीगल माइनिंग से इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या चैलेंजेस हैं और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको आपको लिख के आना है। क्लियर? चलिए ना एक और आर्टिकल है जो विमेन रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है, कि वाई विमेन रिजर्वेशन कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, वो आगे तक के लिए क्यों नहीं रुक सकता है, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल आया है। तो अभी इसमें ये आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि भाई ऑलरेडी हम बात कर ले तो विमेन का बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है, कहाँ पे, इंडियन पॉलिटिक्स में ऑलरेडी, ठीक है। मोस्टली हम बात करें तो 14 से 15%, ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एट प्रेजेंट इज ओनली 14 to 15%, जबकि वुमेन का टोटल कंट्रीब्यूशन हम इंडिया में बात कर लें तो 50% है, लेकिन सिर्फ संसद, लेकिन पार्लियामेंट में 14 से 15% है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसकी नीड अभी है। ऑलरेडी जब हम बात करें, इवन द वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में डिले होना ड्यू टू लिंकेज विद डिलिमिटेशन एंड सेंसस प्रोसेस, ये सही नहीं है, ठीक है। द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट डिलेइंग विमेन रिजर्वेशन, ठीक है। अब क्या होगा इससे, अगर विमेन रिजर्वेशन जितना डिले होगा तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो, या जेंडर इक्वालिटी हो, या गवर्नेंस की क्वालिटी हो, ये सब में हमको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं साथ ही साथ, इट एम्फेसाइजेस दैट द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वुड लीड टू बेटर पॉलिसी आउटकम, ठीक है।
जितना ज़्यादा अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो पॉलिसी आउटकम हमें अच्छा देखने क्यों, क्योंकि हम देखते हैं खासकर हमने वहाँ पंचायत जगह पे भी देखा है, पंचायत म्यूनसिपैलिटी में कि वहाँ पे 33% तो शुरू से ही है। तो वहाँ पे विमेन की भागीदारी ज़्यादा होने की वजह से जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो पॉलिसी मेकिंग में भी उनकी भागीदारी बढ़ने से एक सेंसिटिवनेस आएगी और अच्छी पॉलिसी मेकिंग हो सकती है। ठीक है, की फीचर्स की हम बात कर लें तो उसी के समरी देखने को मिल रही है कि 14 से 15% रिप्रेजेंटेशन है अभी संसद में, इम्प्लीमेंटेशन डिले होने से इंक्लूसिवनेस नहीं होगी। ठीक है, यही देखने इम्प्लीकेशन क्या होगा, जेंडर जस्टिस और इनइक्वालिटी आपको देख, मतलब जेंडर जस्टिस जो है वो डिले होगी और इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, जो एसडीजी हमारे 17 एसडीजी गोल हैं उसमें उसका जो आर्टिकल 5 जो सॉरी एसडीजी का जो 5वां गोल है दैट इज जेंडर इक्वालिटी, वो पूरा नहीं होता। देखिए आप मेंस आंसर में इस तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं, एसडीजी गोल 5, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, डेमोक्रेटिक। तो ये सब कीवर्ड जो है आपको आपके आंसर में यूज करना है। जितना ज्यादा आप ये आंसर्स में अपने कीवर्ड यूज करेंगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये अपने आप में एक अच्छे पॉइंट्स है। अब अगर आप जनरलाइज पॉइंट लिखते हो तो इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट हम बात कर लें तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। अगर ये बिल पास मतलब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, बेटर सोशल सेक्टर पॉलिसीज हमको देखने मिलेगी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी अच्छी होगी, स्ट्रेंथन होगी वो, वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, देन ये चीज देखने को मिलेगी। अब इसके कॉन्स क्या है बेसिकली हम बात कर लें तो टोकनिज्म आपको देखने को मिलता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है सिर्फ नाम मात्र के लिए। हो सकता है कि उनकी पॉलिसी मेकिंग में उतनी भागीदारी ना देखे। पेट्रियार्की माइंडसेट जो पंचायत में भी हम बात करें तो सरपंच पति का जो कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है, हो सकता है कि यहाँ पे भी सिर्फ नाम के लिए ही रहे, प्रॉपर जिम्मेदारी ना मिले। देखो संसद में जाना बट वहां पे फिर उसमें चुन के जाना, फिर एग्जीक्यूटिव में कितनी भागीदारी है, पॉलिसी मेकिंग में भी उनको किस तरीके से उनका सलाह मशवरा सुना जा रहा है कि बस नाम के लिए सीट्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। अब इसमें एमसीक्यू की हम बात करें तो विमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% इन इंडियन पॉपुलेशन, सही बात है। लोकसभा में अबाउट 30% है, गलत। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन ये सही है, तो 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन का लिंक करा है डिलिमिटेशन के साथ, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके बाद मेंस का क्वेश्चन हम बात करें तो मेंस के क्वेश्चन जो कि आप लिख के लाएंगे दैट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डेमोक्रेसी। तो इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में विमेन की कितनी भागीदारी, कितना रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो भी आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो ये चीज है। द नेक्स्ट इज, इसमें हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पररी ट्रूस यूएस इजराइल सीज फायर विद द ईरान कंटेक्स्ट। तो इसमें हम बात करें तो आपको टेम्पररी ट्रूस है ना, मतलब कि अभी हमने देखा था किस तरीके से कल भी एक न्यूज थी कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पोस्ट करके बताया था। यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया है, तो उसी के बारे में कहा गया है कि ये जो टेम्पररी ट्रूस हुआ है यूएस इजराइल सीज फायर का ईरान के साथ या फिर लेबनान के साथ, उसी को उन्होंने सिनॉप्सिस वे में बताया है। उसी के बारे में बात की है कि ये क्यों हुआ है, क्या कारण है। ठीक है, अभी मेजर उसमें लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ईरान एंड रीजनल ब्लॉक। ठीक है, तो इसका कहना है कि भाई टेंशन रिड्यूस होगी वेस्ट एशिया, तो उसका एक वेस्ट एशिया में टेंशन तो रिड्यूस होगी। कह रहे हैं कि उसका मेजर कारण ये है कि यूएसए को अपना फोकस जो है अब वेस्ट एशिया से हटा के, ठीक है, यूरोप से हटा के उसको अपना जो पूरा ध्यान है वो चाइना की तरफ देना है। ठीक है, चाइना में अब देखिए, अगर आप देखें इसके पहले तो वेनेजुएला गया था कौन, यूएसए। यूएसए की आंख जो है अभी ग्रीनलैंड के ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप देखें तो ग्रीनलैंड में चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिसोर्सेज पे। वेनेजुएला से वो तेल खरीद रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो चाइना स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे, खासकर रेयर अर्थ मिनरल के साथ। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अभी यूएसए जो है वो अपनी पूरी ताकत जो है वो चाइना के अगेंस्ट लगाना चाहता है, इसलिए उसने अफगानिस्तान से पीछे हटा। यहाँ पे वो यूरोप को उसने बोल दिया कि आप अपना देखो, आप अपनी सिक्योरिटी अपनी संभालो।
वेस्ट एशिया में भी वो ट्रूस करके वहाँ पे भी नहीं उलझना चाहता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पूरी एनर्जी सेव करना है, किसके लिए? चाइना के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि सीज फायर के दौरान इसराइल कंटिन्यूड लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, अब ये तो चलता रहेगा, शॉर्ट टर्म लड़ना भिड़ना, फिर डिप्लोमेटिक उसको सॉल्व करना, ये तो ठीक है, ये रेगुलर न्यूज़ है। बट इसके पीछे का जो मेजर मकसद है वो हमको जानना है। ठीक, अब इसके की फीचर्स क्या है? बेसिकली जो सीज फायर हुआ है वो 10 दिन के लिए हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रोक किया है बीच में डिप्लोमेसी करके। ठीक है, हिजबुल्लाह पूछ सकता है कहाँ से रिलेटेड है, तो लेबनान से रिलेटेड है। हमने बात की थी कल आपको, इसका लोकेशन, मैप की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेडिटेरियन सी पे हम देखते हैं कौन सी कंट्री है जो अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती, तो वो जॉर्डन थी। सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इसका हम बात कर लें तो इसके प्रोस क्या होंगे और कॉन्स क्या होंगे। तो प्रोस और कॉन्स की जब हम बात करते हैं तो इट रिड्यूसेस द इमीडिएट वायलेंस एंड द सिविलियन कैजुअलिटीज। ठीक है, सो मोस्टली अभी सीज फायर की वजह से जो इमीडिएट वायलेंस होगा तो वायलेंस रुकता है, सिविलियन कैजुअलिटीज कम होती है। ठीक है, वो चीज़ देखने को मिलती है। इट ओपन स्पेस फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। ठीक है, सो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन आपको वहाँ देखने में मिलता है। इंटरनेशनल मीडिएशन ऑब्वियसली वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। तो ये सब कुछ प्रोज इसके देखने को मिल रहे हैं। अब कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इट डज नॉट एड्रेसेस द रूट कॉज। ठीक है, रूट कॉज मतलब कि ईरान और इसराइल की राइवलरी जो है, जो सालों से चली आ रही है, जब से इसराइल बना है तब से, तो इस पे ये फुल स्टॉप नहीं लगाती। ठीक है, अभी के लिए सीज फायर ट्रूस हो गया, हो सकता है अगले साल 2 साल बाद या 10 दिन बाद फिर से हो जाए, तो इसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। और लैक ऑफ ट्रस्ट तो है ही है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिल रही है। देन इसमें बात करें सीज फायर डिस्कस इन्वॉल्व्स द इजराइल एंड लेबनान। हिजबुल्लाह इज द स्टेट एक्टर, नहीं, नॉन स्टेट एक्टर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिजबुल्लाह इज अ नॉन स्टेट एक्टर। यूनाइटेड स्टेट प्लेड अ मीडिएटिंग रोल। सही बात है, तो 1 and 3 आर दी करेक्ट आंसर। देन मेंस पे हम बात करें, मेंस क्वेश्चन की, डिस्कस द चैलेंज इन अचीविंग लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया। हाउ डू एक्सटर्नल पावर एंड नॉन स्टेट एक्टर इन्फ्लुएंस रीजनल स्टेबिलिटी। तो रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से जो एक्सटर्नल पावर है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो उसको इंस्टेबल, मतलब इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं वेस्ट एशिया में। ये आपको आंसर लिख के लाना है और आप टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे और चेक करवाएंगे। द लास्ट इज ग्रीन कोल। यहाँ पे कैफे नॉर्म्स की बात की, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कैफे का मतलब क्या है? कैफे नॉर्म्स का कार्बन एमिशन रिडक्शन। ठीक है, ग्रीन कोल, जिसको ग्रीन गोल, सॉरी ग्रीन गोल कहा गया, कार्बन एमिशन रिडक्शन, कैफे नॉर्म्स एंड कार्बन एमिशन रिडक्शन। अब ये क्या है? बेसिकली ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज प्रपोज द स्ट्रिक्टर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। कैफे नॉर्म किससे रिलेटेड है? सिंपल यही पूछ लेगा यूपीएससी। तो कैफे नॉर्म जो है वो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। मेजरली इसका लिंक किससे है? वेहिकुलर कार्बन एमिशन को कम करने से रिलेटेड। तो ये मेजर तीन, देखो तीन स्टेटमेंट यही बन गए कि कैफे नॉर्म्स जो है वो किसने निकाला है, तो वो बीईई ने निकाला है। बीई इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, किससे रिलेटेड है? एनर्जी एफिशिएंसी, खास करके फ्यूल की एनर्जी एफिशिएंसी। और वो भी कौन सी फ्यूल की एनर्जी एफिशिएंसी? वहीकुलर कार्बन एमिशन को कम करने से रिलेटेड ये है। अब इसमें प्रपोज क्या किया गया है कि एमिशन लिमिट्स आर सेट एट 91.7 ग्राम CO2 पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं, तक फैक्चुअल पूछे इसकी उम्मीद कम है, बट ये तीन स्टेटमेंट तो पहले ही 2 लाइन से बन गए। विद अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 years फॉर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहा गया है कि भाई आपके जो एमिशन लिमिट्स हैं, ठीक है, जो अभी इतने सेट है, उस आपको फेज 4 पे जाके उसको इतना करना है और आपको 5 साल का समय दिया गया है। तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना है, 91.7 से 70 करना है 5 साल के अंदर में। ठीक है, इट अप्लाइज टू एंटायर फ्लीट ऑफ व्हीकल सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। 5 साल के अंदर आपको जो व्हीकुलर एमिशन है वो 91.7 CO2 से 70 करना है। इससे क्या होगा? फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी और एमिशन जो हो रहा है, कार्बन एमिशन, वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगेन उसके फीचर्स क्या हैं? बीई ने इंट्रोड्यूस किया है
एमिशन रिडक्शन होगा, ठीक है। फेज 3 और फेज 4 में क्या डिफरेंस है, 5 साल का दिया गया है। अभी एक और चीज़, पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, ये भी याद रखिएगा, पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मोस्टली क्लीन मोबिलिटी होगी, ईवी अडॉप्शन अच्छा होगा, क्लाइमेट कमिटमेंट जो हमारा है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू वो फुलफिल होगा। व्हीकुलर कॉस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि भाई व्हीकल कॉस्ट बढ़े, क्यों, क्योंकि सब टर्न अराउंड करना पड़ेगा व्हीकल सेक्टर्स को और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, तो उनका कॉस्ट बढ़ेगा तो व्हीकल के दाम भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोज में हम बात कर ले, ऑब्वियसली कार्बन एमिशन, एयर पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी होगी, क्लाइमेट लीडरशिप, हम ग्लोबल लेवल पे जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, ठीक है, कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अभी देखिए, ये आपको जो मैं बनाता हूँ प्रो एंड कॉन्स या इम्प्लीकेशन, तो ये सीधे सीधे आपको मेंस आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बने बनाए पॉइंट मिल जाते हैं मेंस आंसर के लिए। तो आपको जो आखिरी में मेन आंसर लिखना होता है, तो यहाँ से आपको पॉइंट्स आप सीधे उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स या चैलेंजेस होंगे। तो इसके एमसीक्यू की हम बात कर लें, दे अप्लाई ओनली टू इंडिविजुअल व्हीकल्स, ठीक है, नहीं ऑल व्हीकल्स की बात बोली थी, ठीक। दे रेगुलेट एवरेज एमिशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर फ्लीट, ठीक है, सही बात है। दे आर एम्ड एट रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन, ठीक है। सो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। मीन्स का आंसर आप लिख के लाएंगे, दैट इज discuss the role of the fuel efficiency standards like CAFE norm in reducing the vehicular emission in India। इसका क्या रोल होगा और क्या चैलेंजेस पोज होंगे इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड, तो ये आप लिख के लाएंगे और टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। और बेसिकली इसके अलावा जो भी आपके कुछ डाउट्स हैं वो आप टेलीग्राम में पोस्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, कुछ आप चेंजेस चाहते हैं या फिर कुछ और हेल्प चाहते हैं। इसके साथ ही हमारी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नया फाउंडेशन बैच हमारा आराम बैच स्टार्ट हुआ है, उस पर आप उसके लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसको आप देख सकते हैं रिलेटेड 2026 अटेम्प्ट। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। सो पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी।